तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 3 particles A, B and C having masses m, 2m and 3m are attached to a ring of mass m and radius r, which rolls on a horizontal surface without slipping, as shown in figure. At a certain instant, the velocity of center of the ring is v. तो जैसे भी ये रिंग है एक, रिंग का खुद का मास m है और इसकी रेडियस r है। और इसके ऊपर 3 पार्टिकल्स अटैच किए हुए हैं। एक यहाँ पे पार्टिकल ए मास m का, पार्टिकल बी मास 2m का और पार्टिकल सी यहाँ पे मास 3m का। और ये रिंग रोल कर रही है अभी वेलोसिटी v से। विदाउट स्लिपिंग ये रोल कर रही है, तो फिर प्योर रोलिंग तो ये हो जाएगी प्योर रोलिंग। एंड इन प्योर रोलिंग वी हैव v इक्वल टू ओमेगा r। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो जो सिस्टम है भी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो वो हमने इसमें बताना है। ठीक है भी। तो देखो VCM होता है जैसे भी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, से अलोंग x एक्सिस एंड देन अलोंग y एक्सिस। और फिर नेट वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हमने ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, तो फिर इसका फार्मूला होगा जैसे m1 v1x प्लस m2 v2x, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बॉडीज हैं, अपॉन टोटल मास। ठीक है भी। तो जैसे अगर हम जो पार्टिकल ए है इसको देखें भी, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी इस तरफ होगी v, और रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा r। तो ट्रांसलेशन की वजह से इस तरफ होगी v, और रोटेशन की वजह से इस तरफ होगी ओमेगा इंटू r। और ओमेगा r भी v के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है। तो फिर जो पार्टिकल ए है इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी वी आई कैप प्लस वी जे कैप। ठीक है भी। ऐसे जो पार्टिकल बी है भी, इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से भी इस तरफ होगी और रोटेशन की वजह से भी इस तरफ होगी, तो इसकी हो जाएगी v प्लस ओमेगा आर। और ओमेगा आर v के बराबर ही है, तो फिर इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी 2v। तो फिर b की वेलोसिटी हो जाएगी 2v आई कैप। और जो c वाला पार्टिकल है भी, इसकी ट्रांसलेशन से v इस तरफ होगी और रोटेशन से ओमेगा आर नीचे होगी। तो फिर वेलोसिटी ऑफ c हो जाएगी v आई कैप माइनस v
जी कैप। और जो रिंग है, रिंग की तो वेलोसिटी वी आई कैप ही है, वेलोसिटी ऑफ रिंग, एंड दिस इज वी आई कैप। तो अब जैसे यहाँ पे पुट कर दो भी, तो मान लो m1 ए को मान लो, तो इसका मास m में, और v1x यानी ए की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन वो v है, v, तो v1x v हो जाएगा। m2 b वाले को मान लो, इसका मास है 2m, और इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2v है, तो इंटू 2v। m3 c को मान लो, इसका मास 3m, और इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में v हो जाएगी। और जो चौथा पार्टिकल है, मतलब जो फोर्थ बॉडी होगी, वो रिंग हो जाएगी, रिंग का मास m और इसकी वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस अपॉन टोटल मास। तो कितना आएगा अभी ये? तो आएगा 9v/7, ठीक है। तो ये VCM x आ जाएगा, ऐसे VCM y निकाल लो भी, तो जाएगा m1v1y प्लस m2v2y एंड सो ऑन। तो m1 यानी जो a वाला मास है, इसको m1 ले लो, और इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो जाएगी v, तो इंटू v। m2 2m को ले लो, बट इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, तो इंटू 0 हो जाएगा। m3 इसको ले लो भी, 3m को, इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, विच इज इक्वल टू v, तो फिर माइनस v हो जाएगा। और जो रिंग है भी, इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, इसके सेंटर की वेलोसिटी, अपॉन टोटल मास। तो आएगा भी -2v/7। और फिर जो नेट वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी, अंडर रूट VCM x² प्लस VCM y²। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आएगा भी √85/7v, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा भी यहाँ से। देखो भी सेकंड पार्ट निकालने के लिए अगर हम इन सबकी अलग अलग के निकाल लें और सबका फिर सम कर दें, जैसे जो रिंग है भी, तो रिंग की के आएगी, एक तो ट्रांसलेशन की 12mv², और एक रोटेशन की 12i⍵²। ये तो रिंग की हो गई। फिर इन तीनों पार्टिकल्स की निकाल लेते हैं अलग अलग से। तो जो ए वाला पार्टिकल है भी, इसका मास है m, तो इसकी के हो जाएगी 12m इंटू वी ए का स्क्वायर। तो जो वी ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √2v, अंडर रूट v² प्लस v², ठीक है भी। तो वी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 2v, ठीक है। तो 12m इंटू वी ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2v²। फिर जो बी है भी, इसका मास 2m है, और इसकी वेलोसिटी है 2v, तो इंटू 2v का स्क्वायर। और फिर जो सी वाला है भी, इसका मास 3m, और इसकी वेलोसिटी भी यहाँ से √2v आएगी, vc, तो फिर ये √2v का स्क्वायर।
और जो आई होगा भी वो एम आर स्क्वायर हो जाएगा रिंग का, और फिर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करके आपका ये आंसर आना चाहिए 9m वी स्क्वायर। तो जरा चेक करो भी ये आंसर आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, a sphere of mass m can rotate without friction about a vertical axis passing through its center। मतलब ये एक वर्टिकल एक्सिस है भी, तो इसके अबाउट ये स्फीयर घूम सकता है। तो इसका जो पॉइंट P है वो फिक्स्ड है, एंड दिस स्फीयर कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, a light cord is wrapped around its horizontal equator which after passing over a frictionless pulley carries an object of mass m at its other end। तो डायग्राम है भी, the system is released from rest, find the speed of the object after it has fallen through a distance of h। तो भी हमने ये सिस्टम को छोड़ दिया इस तरह से, एक ये स्ट्रिंग है भी, तो स्ट्रिंग के एक एंड पे ये ब्लॉक अटैच किया हुआ है, और दूसरे एंड की तरफ से हमने इसको जो स्फीयर है इसके ऊपर इसको हमने रैप किया हुआ है। ठीक है भी, इस तरह से, और हमने ये ब्लॉक को रिलीज कर दिया, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा अपने वेट की वजह से। तो पूछा कि जब ये हाई टच नीचे आ जाएगा, मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, कुछ हाई टच नीचे आ गया मान लो, तो फिर उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भी। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम, तो ये हमने बताना है भी। तो अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो फिर यहाँ पे जो सरफेस पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे स्फीयर के, इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी उस टाइम पे। और अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो फिर v हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है भी, तो फिर v हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, अगर इसकी रेडियस r है तो v बिकम्स इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो भाई अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और वो जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो इनकी के में चला जाएगा, के ऑफ द ब्लॉक एज वेल एज के ऑफ द स्फीयर। ठीक है भी, तो गेन इन के इक्वल टू लॉस इन पी। तो अभी के में गेन, एक तो जो ये ब्लॉक है इसका होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा के में गेन होगा स्फीयर का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और लॉस इन पी हो जाएगा एम जी एच। एंड फॉर स्फीयर आई की वैल्यू होती है अभी 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको हम सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे। टू से टू कैंसिल हो जाएगा अभी, और ओमेगा इंटू आर ये वी के बराबर है। ठीक है, तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम
और ये आर इंटू ओमेगा वी हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा √2GH अपॉन 1 प्लस 2m अपॉन 5m। हाँ भी ठीक है भी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। A uniform sphere of mass m and radius r। तो ये स्फीयर है जिसका मास m है और इसकी रेडियस है ये r। Rolls without slipping over a horizontal plane, rotating about a horizontal axis OA। तो ये पॉइंट O मान लो भी, और जहां पे P लिखा है इसको A मान लो। ठीक है भी, P को हटा दो तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है O। तो ठीक है, तो ये जो स्फीयर है अभी ये रोल कर रहा है। In this way, center of a sphere moves with velocity v along a circle of radius r। तो फिर जो ये सेंटर है भी स्फीयर का, ये ऐसे सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसे भी इस टाइप से ऐसे। ठीक है भी, मतलब ऐसे सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है ये वेलोसिटी v से। तो फिर जो स्फीयर है भी इसमें एक तो ओमेगा हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, और एक ओमेगा हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे दो तरह की ओमेगा होगी यहाँ पे। ठीक है भी, तो अगर इसको हम मान लें एक्स एक्सिस, ऊपर मान लें वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस, तो जो ये वाली ओमेगा है भी, तो ये वाली ओमेगा होगी ओमेगा अबाउट एक्स एक्सिस। इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं, और इस ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन स्मॉल r। ठीक है भी, क्योंकि जो ये वाली ओमेगा है जैसे भी ओमेगा 1, तो उसमें जैसे ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है और सेंटर की वेलोसिटी v है, तो v इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ये डिस्टेंस r। ठीक है, तो v1 इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू r। तो वहां से ओमेगा 1 आ जाएगा v अपॉन r। ठीक है भी, और जो ये वाली ओमेगा है भी इसको ओमेगा 2 मान लें। ये ओमेगा हो रही है इस सेंटर के अबाउट, तो फिर ये ओमेगा 2 हो जाएगी v अपॉन ये वाली रेडियस, और ये रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल R। तो फिर ओमेगा 2 हो जाएगा v अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की ओमेगा है भी, एक तो ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और एक ओमेगा इस पॉइंट O के अबाउट। तो ओमेगा 1 हो जाएगी v अपॉन स्मॉल r, और ओमेगा 2 हो जाएगी v अपॉन कैपिटल R। अब ये दोनों ओमेगा अगर किसी को ना समझ में आई हो तो बताओ भी। हाँ जी,
फिर इसके बाद हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। तो जब कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन में होती है तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है भी वो होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें वेलोसिटी आती है सेंटर ऑफ मास की जो कि v के बराबर है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल मोशन की वजह से दो के ही आएंगी, एक रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस और एक रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। इसमें फिर जो आएगा भी आई वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा टू स्क्वायर। तो पहले केस में जो आई सी एम होगा ये होगा अबाउट एक्स एक्सिस, सेकंड केस में अबाउट वाई एक्सिस यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो फर्स्ट केस में जो आईसीएम होगा भी ये होगा अबाउट एक्स एक्सिस, और सेकंड केस में जो आईसीएम होगा वो इसके अबाउट होगा अबाउट दिस एक्सिस विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दोनों के अबाउट ही आईसीएम जो होता है भी स्फीयर का ये होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पे पुट कर दो भी वैल्यूज। तो हाफ आईसीएम ये तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में, और अंदर बचेगा ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर। ओमेगा वन स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो अभी यहाँ से सॉल्व करके आपका ये आंसर आना चाहिए टोटल 7/10 mv² 1 + 2r² अपॉन 7r²। तो जरा चेक करो भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तो हम पहले कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था भी ये, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा भी। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी। The free end of a string wound tightly on a spool of inner radius r and outer radius capital R is passing over a horizontal nail as shown in figure. The string is pulled with a constant speed v downwards. To find the velocity v naught of center of the pull at the moment the thread forms an angle alpha with the vertical. Friction between the horizontal surface and spool is sufficient to prevent any slipping. तो अभी जो ये स्पूल है, जैसे ये स्पूल ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि इसकी स्लिपिंग नहीं हो सकती, और इस पे एक थ्रेड वाउंड करके इस तरह से हम थ्रेड के दूसरे एंड को स्पीड v से पुल कर रहे हैं अभी। तो फिर हमने जो ये स्पूल है इसके सेंटर की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भी।
तो देखो हम इस वाले एंड को वेलोसिटी v से अगर पुल कर रहे हैं, इस वाले एंड को, तो फिर जो स्ट्रिंग है, जैसे भी स्ट्रिंग के थ्रू आउट अगर हम कहीं भी पॉइंट लें, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट लें, तो इन सब की वेलोसिटी भी v के बराबर ही होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें जस्ट ऑन दी टेंजेंट, तो फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होनी चाहिए इस तरफ। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी हो जाएगी v इस तरफ। तो इनको अगर ऐसे मिला दें तो ये डिस्टेंस r होगी, ये डिस्टेंस कैपिटल R, ये रेडियस कैपिटल R, और ये जो लाइन होगी भी, ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट होगी, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट होगी, और ये एंगल अगर अल्फा है तो फिर ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल 90 होगा भी, फिर ये भी अल्फा हो जाएगा, और फिर ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा भी। ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट को मिला दें इससे, और ये एंगल बीटा मान लें भी कुछ, ये वाला एंगल बीटा मान लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डालें अगर, देखो इसमें जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा ये होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और हम ये मान सकते हैं कि जैसे ये पूरी जो ये जो पूरा स्पूल है, ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो फिर स्पूल पे जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये जो हमने पॉइंट लिया था ये थ्रेड पे लिया था, ये थ्रेड पे पॉइंट था जिसकी स्पीड होगी v इस तरफ। लेकिन अगर यहीं पे हम पॉइंट एक ले लें स्पूल पे, अब ये पॉइंट मैंने लिया स्पूल के ऊपर, तो यहाँ जो पॉइंट होगा स्पूल के ऊपर, उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी भी, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरफ कुछ। मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस मान लो r0 है ये वाली, तो फिर v1 हो जाएगा ओमेगा इंटू r0। ठीक है भी, और फिर इसमें हम कंसेप्ट ये लगा देंगे कि जो v1 का जो कंपोनेंट इस तरफ होगा वो फिर v के बराबर होगा। ठीक है भी, यानी इस डायरेक्शन में थ्रेड के अलोंग जो डायरेक्शन होगी उसमें दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, अलोंग द थ्रेड दोनों एंड्स पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो जो स्पूल पे जो पॉइंट हमने लिया उसकी वेलोसिटी v1 है, तो v1 का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो v के बराबर होना चाहिए। ठीक है भी, तो ये कंसेप्ट हमने लगाना है इसमें। तो पहले बताओ भी कंसेप्ट समझ आ गया सबको ये?
क्योंकि यहाँ पे जो स्पूल पे हमने जो पॉइंट लिया उसकी वेलोसिटी v1 ली, तो स्पूल पे जो पॉइंट लिया उसकी नेट वेलोसिटी v1 है भी, और v1 का जो फिर कंपोनेंट इस तरफ होगा वो थ्रेड की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ये एंगल निकाल लो भी, जैसे ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और फिर ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा भी। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। इधर यहाँ पर ये बीटा है, ये फिर 90 माइनस बीटा होगा, और ये बीटा हो जाएगा भी। तो फिर ये पूरा एंगल है भी, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, 90 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो फिर जो v1 का कंपोनेंट आएगा उस तरफ वो हो जाएगा v1 cos 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा भी। मतलब मैंने इसको ऐसे लिख लिया 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, and that should be equal to v, और फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है भी, तो v1 साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू v, तो ये आ जाएगा भी। आप देखो अभी आगे कैसे कर सकते हो, v1 की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर नोट, फिर यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा भी। ठीक है, v1 की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा इंटू आर नोट, और हमने सेंटर की वेलोसिटी निकाल ली है। तो अगर सेंटर की वेलोसिटी मान लो vc, तो फिर vc हो जाएगा ओमेगा इंटू कैपिटल आर। तो फर्स्ट फाइंड आउट ओमेगा फ्रॉम हेयर, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा भी v अपॉन आर नोट साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आगे देखो भी कैसे करोगे, तो ओमेगा निकाल के फिर यहां से vc आ जाएगा। तो भी हमने अब यहाँ से बीटा को हटाना है, क्योंकि बीटा हमें नहीं पता, हमें अल्फा पता है, तो बीटा हमें अननोन है, तो बीटा को यहाँ से हमने हटाना है। तो अब यहाँ से डायग्राम से देखो भी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा r cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है भी, r cos 90 माइनस अल्फा ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा r नॉट cos बीटा, और दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा भी कैपिटल R के बराबर, प्लस सेंटर से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस। तो फिर यहाँ से आ जाएगा भी R साइन अल्फा प्लस R नॉट cos बीटा इक्वल टू कैपिटल R। एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी भी, और फिर अगर आप ये वाले डिस्टेंस निकालो, ये वाले डिस्टेंस ऊपर वाले ट्रायंगल से, तो ऊपर वाले ट्रायंगल से आएगी ये R cos अल्फा
और नीचे वाली ट्रायंगल से आएगी आर नॉट साइन बीटा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भी। ये वाली जो डिस्टेंस है भी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाले ट्रायंगल से आएगी आर कोस अल्फा और नीचे वाले ट्रायंगल से आएगी आर नॉट साइन बीटा, क्योंकि ये एंगल बीटा है भी। अब यहाँ पे भी नीचे लगा दो फार्मूला साइन ए माइनस बी का, तो आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर जब ये आर नॉट कोस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर माइनस आर साइन एल्फा, आर माइनस आर साइन एल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये जो आर नॉट साइन बीटा, इसकी वैल्यू ये है भी आर कोस एल्फा, तो आर कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा। तो भी ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आर साइन अल्फा माइनस आर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भी। And now velocity of center of mass is omega into r. तो ये आ जाएगा अपना वी आर अपॉन आर साइन अल्फा माइनस आर। तो ये आपका आंसर आ गया भी इसका ये। ठीक है भी। A solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collides elastically with a fixed smooth vertical wall. तो जैसे भी कोई एक ये स्फीयर है, तो ये ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मान लो इस तरफ जा रहा है अभी, से टुवर्ड्स लेफ्ट, और एंगुलर स्पीड ओमेगा इसकी, रेडियस आर मान लो भी। और अगर ये प्योर रोलिंग से जा रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। और ये किसी भी वाल से टकरा जाता है, मान लो ये कोई वाल है यहाँ पे, तो ये वाल से टकरा जाता है ये भी। ठीक है, विद अ फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल, और कोलिजन इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन है भी। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे टकराएगा तो टकराने के तुरंत बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो उल्टी तरफ हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन है ना भी, तो ये सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा, बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक। लेकिन कोलिजन की वजह से भी जो ओमेगा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कोलिजन होगा, क्योंकि जो ये वाल है ये स्मूथ है भी, तो जब कोलिजन होगा तो जो स्फीयर है उस पर केवल ऐसे फोर्स लगेगा
ऐसे टेंजेंट के अलोंग ऐसे कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पे। हाँ, अगर ये वॉल अगर रफ होती, कोई फ्रिक्शन होता, तो फिर ऐसे भी फोर्स लगता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो वॉल है ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर टेंजेंट के अलोंग इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर इससे कोई टॉर्क नहीं मिलेगा इसको, और उससे ओमेगा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कोलिजन की वजह से ओमेगा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है भी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो स्फीयर है इसकी सेंटर की वेलोसिटी v इस तरफ होगी और ओमेगा इस तरफ होगी। ठीक है भी। उसके बाद फिर ये आगे जाएगा भी। ठीक है, उसके बाद ये आगे जाएगा, मतलब फिर इस तरफ जाना शुरू कर देगा, और फिर आगे जाके किसी पॉइंट पे जब ये प्योर रोलिंग अटेन कर लेगा, तो आगे जाके किसी पॉइंट पे हमने इसकी स्पीड बतानी है व्हेन इट स्टार्टेड रोलिंग प्योरली। तो मान लो उस समय इसकी स्पीड होगी v प्राइम और एंगुलर स्पीड ओमेगा प्राइम हो गई। तो भी ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। ठीक है भी। क्योंकि सारे फोर्सेज, फ्रिक्शन, नॉर्मल, mg सारे बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास होते हैं, तो उन सबका टॉर्क बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अबाउट बॉटम पॉइंट। तो अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, ट्रांसलेशन की वजह से m v प्राइम इंटू r बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, और रोटेशन की वजह से आई सी एम ओमेगा। और दोनों की सेंस इस तरफ होगी क्लॉकवाइज। एंड और शुरू में जब जस्ट आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेशन की वजह से एम वी आर वो इस तरफ होगा, और रोटेशन की वजह से आई सी ओमेगा वो उल्टी तरफ होगा भी। ओमेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर माइनस आ जाएगा। इसका आई सी होगा 2/5 mr², और ओमेगा प्राइम हो जाएगा v प्राइम अपॉन r। एंड ओमेगा इज v अपॉन r। ठीक है भी। यहाँ से ओमेगा v अपॉन r है, ये कैंसिल हो जाएंगे भी। तो यहाँ से आएगा भी 7/5 m v प्राइम इक्वल टू 3/5 m v। तो यहाँ से v प्राइम आ जाएगा 3v/7। तो ये आंसर आ जाएगा भी आपका। ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। A man pushes a solid cylinder of mass m1 with the help of a plank of mass m2। तो जैसे भी एक ये सॉलिड सिलेंडर है जो नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और फिर इसके ऊपर एक ये प्लैंक रख के हम इस प्लैंक को किसी फोर्स F से पुल कर रहे हैं। देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टेक्ट पॉइंट।
तो कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ना तो स्लिपिंग बॉटम पॉइंट पे हो रही है और ना ही स्लिपिंग यहाँ पे हो रही है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। तो फिर इनकी एक्सेलरेशन हमने बतानी है क्या होंगे भी, ठीक है। तो देखो अगर हम इनका डायग्राम बनाएं, एफबीडी बनाएं, जैसे अगर पहले प्लैंक का एफबीडी बनाएं, तो प्लैंक का मास m2 है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F इस तरफ। तो फिर इस पे जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है सिलेंडर के साथ, यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा भी, तो फ्रिक्शन आएगा इस तरफ। ये फ्रिक्शन मान लो F1 और इसकी एक्सेलरेशन मान लो a2। तो फिर क्या इक्वेशन आएगी भी इसकी? तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद फिर अगर हम डायग्राम बनाएं भी इसका सिलेंडर का, तो मान लो सिलेंडर के सेंटर की एक्सेलरेशन a1 मान लें अगर, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इसकी रेडियस अगर r है, then for pure rolling a1 should be equal to alpha into r। और इस पे फिर एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा भी, जैसे F1 यहाँ प्लैंक पे पीछे लग रहा था, तो फिर इसका रिएक्शन थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगना चाहिए। एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ग्राउंड से भी आएगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो चलो उसको हम आगे मान लेते हैं, से F2। ठीक है, तो ये इसका एफबीडी हो जाएगा अभी। और अब इसकी इक्वेशन लिखो, इसका मास है m1, तो इस पे नेट फोर्स है भी टुवर्ड्स राइट F1 प्लस F2, तो दैट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है भी। और इसके अलावा भी देखो, जैसे सेंटर की एक्सेलरेशन a1 है, तो a1 होगी अल्फा इंटू आर, और इसका जो ये पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे पूरा सिलेंडर इसके अबाउट रोटेट कर रहा हो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो फिर a1 हो जाएगी अल्फा इंटू आर। ऐसे अगर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है भी, अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी हो, इसकी एक्सेलरेशन होगी a2 के बराबर, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फिर अलोंग द टेंजेंट दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, प्लैंक की और सिलेंडर की, अगर यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फिर जो टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन वही होगी जो एक्सेलरेशन इस प्लैंक की है। ठीक है भी, यानी a2, और फिर a2 हो जाएगा अल्फा इंटू ये डिस्टेंस यानी 2r, तो फिर a2 हो जाएगा अल्फा इंटू 2r, यानी ये a1 का डबल हो जाएगा।
ट्वाइस ऑफ अल्फा आर, तो डबल ऑफ A1, ठीक है जी। और इसकी फिर एक इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क की। अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लगा दो, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा, F1 का टॉर्क आएगा F1 इंटू आर, ये इस तरफ आएगा जिस तरफ अल्फा है, और F2 का टॉर्क आएगा F2 इंटू आर, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आई सी इंटू एल्फा, और आई सी ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका हो जाएगा हाफ M1 इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा, ठीक है जी। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा अभी F1 माइनस F2 इक्वल टू M1, और R इंटू एल्फा A1 के बराबर। तो ये इक्वेशन आ जाएंगी भी, तो इनको सॉल्व करके आप A1 और A2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास 5 अननोन है, A1, A2, F1, F2 और अल्फा। ये हमने 5 क्वांटिटीज अज्यूम की हैं, तो फिर हमें 5 इक्वेशन चाहिए होंगी इनको सॉल्व करने के लिए। तो वो 5 इक्वेशन कौन कौन सी हैं भी? नंबर 1 तो ये वाली, नंबर 2 ये वाली, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई और 5 ही अननोन है, सो वी कैन सॉल्व दिस। तो ध्यान रखो कि जितने आपके पास अननोन है उतनी ही इक्वेशन जब आएंगी तो तभी आप उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है भी। तो अब जरा भी इनको देखो आगे सॉल्व करके कि जो आंसर पीछे दिए हैं वो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसको 5 मान लो, तो 4 + 5 करो, तो यहाँ से आएगा 2F1 इज 3/2 M1A1, और फिर F1 की वैल्यू 3 में पुट कर दो, तो यहाँ से F1 की वैल्यू आएगी 3/4 M1A1 इक्वल टू M2 इंटू A2, और A2 है 2A1। तो यहाँ से भी सॉल्व करके A1 आ जाएगा 4F अपॉन 3M1 प्लस 8M2, और फिर A2 इसका डबल हो जाएगा, और फिर A1 A2 की वैल्यू से फिर हम F1 और F2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है भी। तो ये चलो आप कर लेना अभी। A carpet of mass m made of an inextensible material is rolled along its length in the form of cylinder of radius r and is kept on a rough floor। तो जैसे कारपेट है भी हमारे पास, उसको हमने रोल करके रखा हुआ है कारपेट को, ठीक है भी, इसको ऐसे रोल करके रखा हुआ है, इस टाइप से भी, ठीक है। और इसका एक एंड ये यहाँ पे है, और ऐसे इसको रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसका टोटल मास है m में,
और जब ये पूरा रोल्ड है तो इसकी रेडियस है r. The carpet starts unrolling without sliding on the floor when a negligibly small push is given to it. तो हमने इसको ऐसे हल्का सा पुश दे दिया अभी, तो फिर ये अनरोल होना शुरू हो गया अभी ऐसे. Calculate the horizontal velocity of the axis of cylindrical part of carpet when its radius reduces to r by 2. तो फिर जो कारपेट है भी वो इस तरह से अनरोल होता जाएगा. कुछ कारपेट तो ऐसे जमीन पे आ जाएगा और बाकी कुछ बचा रहेगा आफ्टर सम टाइम, मान लो. इस तरह से भी ठीक है. तो मान लो कुछ टाइम बाद इसकी रेडियस r by 2 हो गई. तो उस समय फिर जो इसका सेंटर है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हमने बताना है भी. इसमें कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी v हमने इसकी निकालनी है भी. ठीक है. तो इसमें कंसेप्ट ये लग जाएगा कि जैसे जैसे कारपेट अनरोल होता जाएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा इसकी, and that loss in potential energy will convert into kinetic energy. ठीक है भी. तो उससे करके देखो भी, इसको एक बार ट्राई करो जरा. तो अभी यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा कि गेन इन के इक्वल टू लॉस इन पी. तो फिर जो फाइनल के होगी, अच्छा ये बताओ इसका मास कितना होगा भी, जो बचा हुआ कारपेट है इसका मास कितना होगा यहाँ पे. अगर पूरे कारपेट का मास m है तो फिर यहाँ जो मास होगा वो m/4 हो जाएगा भी, क्योंकि जो मास होगा वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा. और ये सिलेंडर है भी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr² इंटू लेंथ. तो कारपेट की जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, बट इसकी रेडियस अब r by 2 हो गई है इसके रोल की, और जो मास है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो r अगर r by 2 हो गया तो फिर जो मास है वो 1/4 हो जाएगा. ठीक है भी. तो फिर जो फाइनल के होगी इसकी, एक तो ट्रांसलेशन की होगी 12m/4v², और एक रोटेशन की होगी 12i⍵², और i हो जाएगा भी सॉलिड सिलेंडर का 12mr². तो ये i हो जाएगा भी 12mr², m/4 और r/2 इंटू ω². और फाइनली प्योर रोलिंग है तो v हो जाएगा ω इंटू r/2. तो फिर यहाँ ω हो जाएगा 2v/r. तो ω को यहाँ पुट कर सकते हो 2v/r. ये तो हो गया अभी टोटल फाइनल के इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस लेवल ले लें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू आर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका r हाइट पे है तो इनिशियल हो जाएगी mgr माइनस फाइनल एनर्जी. तो फाइनल कारपेट के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट जो ग्राउंड पे आ गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, और दूसरा पार्ट जो अभी सिलेंडर की फॉर्म में है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मास m/4 इंटू जी
और इसका सेंटर ऑफ मास हाइट r/2 पे, तो ये हो जाएगी भी। तो अब यहाँ से भी जरा इसको सॉल्व करके देखो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से v की वैल्यू आनी चाहिए √14/3 g/r। तो जरा चेक करो इसको भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। A plank of mass m rests on horizontal frictionless surface. A uniform solid cylinder with a mass m rests on the upper surface of the block. ये प्लैंक है बेसिकली, यहाँ पे ये प्लैंक आएगा। A horizontal force F is now applied to the plank. As a consequence, the cylinder rolls without slipping towards the rear of the block. देखो जब ये प्लैंक है, जब इस प्लैंक पे हम फोर्स लगाएंगे भी ऐसे, तो प्लैंक तो आगे जाएगा। तो मान लो प्लैंक की एक्सेलरेशन a1 है, तो इसके ऊपर जो ये सिलेंडर रखा हुआ है, तो प्लैंक जब सिलेंडर के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा, तो प्लैंक पे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा। और फिर इसकी इक्वेशन आ जाएगी F माइनस F इक्वल टू m इंटू a1। ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है अभी, तो जो सिलेंडर जो होगा इसके ऊपर जो रखा हुआ है, इस पे यही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ, थर्ड लॉ से। अगर प्लैंक पे ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा तो सिलेंडर पे लगेगा आगे की तरफ, एंड दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसकी वजह से फिर जो ये सिलेंडर है, ये इस तरफ रोल करना शुरू कर देगा भी ऐसे। ठीक है, जो सिलेंडर है अभी वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में फिर पीछे की तरफ रोल करेगा, और प्लैंक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो हमने बताना है अभी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। तो फिर हमने a1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो फिर अगर हम जो ये सिलेंडर है अभी, इसका अगर FBD बनाएं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन होगी पीछे की तरफ से a2, और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में फिर ये वाला पॉइंट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड फॉर प्योर रोलिंग a2 विल बी अल्फा इंटू r। तो a2 विल बी अल्फा इंटू r। इसके अलावा अगर इसका हम FBD बना रहे हैं प्लैंक के रिस्पेक्ट में, तो फिर इस पर सूडो फोर्स भी आएगा भी, क्योंकि प्लैंक की एक्सेलरेशन a1 आगे की तरफ है, तो फिर इस पर एक सूडो फोर्स आएगा इस तरफ। ठीक है, तो इस पर एक सूडो फोर्स आएगा इस तरफ a1 के अपोजिट, यानी m इंटू a1, और a2 इसके सेंटर की एक्सेलरेशन। तो a2 एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है भी, और अब जो ये सिलेंडर है इसकी इक्वेशन लिखो, तो इस पे नेट फोर्स आ जाएगा ma1 माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू a2,
और इसकी टॉर्क की इक्वेशन लिखो सेंटर के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और ये आएगा F इंटू आर इक्वल टू आई अबाउट सी इंटू एल्फा। और इसका जो आई होगा, सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे A2 अपॉन आर यहाँ पे। तो यहाँ से F आ जाएगा भी Ma2 अपॉन 2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप A1 की वैल्यू निकाल सकते हो भी। ठीक है भी। जैसे यहाँ से A2 आ जाएगा, Ma2 आ जाएगा 2F और फिर Ma2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2F। तो यहाँ से फिर क्या आएगा भी, Ma1 आ जाएगा 3F, यानी F की वैल्यू आ जाएगी Ma1/3। और फिर F की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। तो भी यहाँ से सॉल्व करके A1 आ जाएगा आपके पास 3F अपॉन 3M प्लस M। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भी। ठीक है। अच्छा भी, इसका FBD अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाए तब कैसे होगा भी ये क्वेश्चन। जो ये सिलेंडर है, अगर इसका FBD ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाए तो फिर कैसे करेंगे भी। प्लैंक का तो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बनाया है, तो प्लैंक की इक्वेशन तो यही रहेगी F माइनस एफ इक्वल टू Ma1। लेकिन अगर हम जो ये सिलेंडर है इसका भी FBD अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाए तब क्या इक्वेशन आएगी। तो प्लैंक का तो यही आ जाएगा F माइनस एफ इक्वल टू Ma1। और जो सिलेंडर है भी इसका फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरह से बनेगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाए तो फिर इस पर सूडो फोर्स नहीं आएगा, तो फिर इसमें एक ही फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का इस तरफ, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इस तरफ है। तो क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब एक ही फोर्स है टुवर्ड्स राइट, तो फिर जो इसका सेंटर है इसकी एक्सेलरेशन फिर टुवर्ड्स राइट ही होनी चाहिए सेंटर की। ठीक है भी। क्योंकि नेट फोर्स अगर टुवर्ड्स राइट है तो फिर सेंटर की एक्सेलरेशन इसकी राइट में ही होनी चाहिए, से A2। अब जो A2 है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भी, और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है भी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट अब इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं बनेगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन भी वही होगी जो प्लैंक की है, यानी A1। ठीक है भी। वही कंसेप्ट हमने जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था अभी, इस वाले क्वेश्चन में, कि अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों में तो फिर इस पॉइंट पे दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है। हाँ भी। ठीक है भी। तो फिर इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन प्लैंक की है वही सिलेंडर की होनी चाहिए।
अब जो फिर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है भी, इसकी एक्सेलरेशन सेंटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी a1 माइनस a2 एंड दैट शुड बी अल्फा इंटू r, यानी a1 माइनस a2 इक्वल टू अल्फा इंटू r। तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। बाकी जो भी टॉर्क वाली इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगी जो हमने पहले निकाली थी, F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। बट यहाँ पे अल्फा अब डिफरेंट हो जाएगा, तो टॉर्क F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा यहाँ से आएगा भी a1 माइनस a2 अपॉन r। और फिर सिलेंडर की F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन, तो इसमें नेट फोर्स है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से F आ जाएगा भी m/2 इंटू a1 माइनस a2। तो आएगा F इक्वल टू ma1/2 माइनस ma2/2, और ma2 की वैल्यू F के बराबर है। तो यहाँ से F आ जाएगा ma1/3। तो सेम आंसर जो हमने यहाँ निकाला था फ्रिक्शन का भी। और फिर F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो आपका भी ये सेम आंसर आ जाएगा ये, ठीक है।